नमस्कार दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज है हम बात अपने अपने सब्जेक्ट से पहले कुछ बातें जीके के क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज डेट है 14 अप्रैल और इन 14 अप्रैल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। 14 अप्रैल 1891 और इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 में। इनकी वाइफ का नाम है रामाबाई। इनका जन्म स्थान है, जो प्लेस है, ये महू महू MP मध्य प्रांत में हुआ था। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक ऐसे महान व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने संघर्ष करके अपनी शिक्षा को पढ़ा है। इतना आसान नहीं था उस समय पढ़ना। सॉरी, देख लेते हैं। इन्होंने जो मास्टर डिग्री है कोर्सेज वो 32 में की है और PhD इन्होंने 3 सब्जेक्ट में की है। यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट में PhD करने में हालत ख़राब हो जाती है। देखिए, ये एक इन्होंने सिर्फ कुछ लोग बोलते कि इन्होंने सिर्फ कास्टिज्म पे ही काम किया। नहीं, मेरा मानना है इन्होंने सिर्फ कास्टिज्म पे काम किया है, पर ये क्या है, ये फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सेकंड क्वेश्चन, ये एम्स में आ चुके हैं क्वेश्चन। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेडेड हु हेडेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया। ये भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है कि अम्बेडकर जी को कौन सा अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है? तो वो दिया गया है भारत रत्न अवार्ड, जो कि गैलेंट्री अवार्ड में, हमारे जितने भी गैलेंट्री अवार्ड हैं में से सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न अवार्ड है। और ये जो गैलेंट्री अवार्ड मैंने वर्ड बोला है, ये गैलेंट्री अवार्ड आपको लूसेंट की बुक में आपको मिलेगा और ये अवार्ड्स पढ़ लेना आप। फोर्थ है आपका क्वेश्चन, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तो हर किसी को ही पढ़ना चाहिए कि उन्होंने सबसे पहले, स्वतंत्रता से भी पहले किसको अहमियत दी है? उन्होंने दी है समानता की। किसने? समानता। ठीक है, समानता, फिर स्वतंत्रता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप जब तक शुरू का वर्ड होगा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये आप अच्छे से पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक मैं आपको ना नॉलेज की बात बता देती हूँ। ये हमारा इंडिया है,
मान लीजिए महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भारत के अंदर जो गुलामी थी उससे आज़ादी दिलवाई। अब एक इतिहास में हिस्ट्री की अगर कोई कुछ छोटी सी मैं बात आपको बता दूं तो आप सब ये पढ़ते हैं कि हमें आज़ादी कैसे मिली, हमें आज़ादी, हालांकि पता होना चाहिए कि हमें आज़ादी कैसे मिली और कितने संघर्ष के बाद मिली है, पर किसी को ये नहीं पता होगा कि हम गुलाम कैसे हुए। ठीक है, हमारा देश गुलाम कैसे हुआ। जिस दिन आप ये पढ़ना शुरू कर दोगे ना कि हमारा देश गुलाम कैसे, आज़ादी तो हमने सब ने पढ़ ली, महात्मा गांधी जी ने, सब ने मिलके संघर्ष करके इस देश को आज़ाद करवाया है, पर हम गुलाम कैसे ये शायद कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता। तो प्लीज़ अगर कोई भी बच्चा, कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है हिस्ट्री को भी लेके, तो वो इन बुक्स को पढ़े और किस महान व्यक्ति को पढ़े। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पढ़ें, महात्मा गांधी जी को पढ़ें, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को पढ़ें, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ें। जब आप इन और ज्योतिबा फुल्ले को पढ़ें, क्योंकि टाइम आपके पास होता है। ये अगर कोई कहेगा ना कि मैम नहीं, टाइम नहीं मिलता है, एक बुक आप अपने पास रखो, उसको आप पढ़ो। देखो, इनको पढ़ने से आपके जीवन का जो व्यवहार है, जो इस लाइफस्टाइल में जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अपने आप को इन महान हस्तियों को पढ़ने के बाद आपके व्यवहार में बड़ा ही चेंज आएगा। पढ़ने का तरीका अपने आप अलग हो जाएगा। सोच, थिंकिंग, आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता। सबसे पहली बात कि जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं ना, उनको ना हिस्ट्री का H भी नहीं आता होता है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत रखते हैं, और वो भी बॉयज़। गर्ल्स का तो मुझे 100% श्योर है कि हिस्ट्री में उनको कोई मतलब ही नहीं होता है। तो प्लीज़ आप ना इन चीज़ों को भी साथ के साथ पढ़ें, आपको इनमें से क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ शिक्षा का मतलब सिर्फ एग्ज़ाम देकर हॉस्पिटल में लग जाना ही शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा का मतलब है कि अपने व्यवहार में गलत बात को गलत और सही बात को सही कहने की स्थिति को अपनाना ही शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा का मतलब ही ये है जो आपके व्यवहार में आना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की आज जयंती है। इस जयंती पे मैंने आपको ये 3-4 क्वेश्चन है, और मोस्ट ऑफ हर बच्चे को पता होते हैं, ये क्वेश्चन इजी हैं। और जिनको नहीं पता है तो ये फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और हु हेडेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया, तो ये 2 क्वेश्चन एम्स में आ चुके हैं। ठीक है, और जो मैंने उसमें क्वेश्चंस डाले हुए हैं, प्रीवियस वीडियोस हैं, उनमें मैंने दिया भी हुआ है कि इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इतना सबसे। और हाँ, लड़कियों, जितने भी गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, वो चाहे कोई किसी भी कास्ट की गर्ल्स हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने लड़कियों के लिए स्पेशल लड़े थे गांधी जी से, उनके राइट्स दिलवाने के लिए, कि हर एक जाति की, वर्ण की
हर एक लड़की को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे लड़के पढ़ते थे पहले, वैसे ही लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए लड़कियां ज़रूर इनको पढ़ें और पढ़ के देखें कि इन्होंने हमारे लिए कितना संघर्ष किया है। ठीक है, मैं अपने आप को ये नहीं कह रही कि नहीं मैं अम्बेडकरवादी हूँ या महात्मा गांधीयन हूँ या मैं कोई भी हूँ, नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। सिर्फ आपको इनको पढ़ना है, इनसे सीखना है, इनकी बुकों से सीखना है। जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अपने आप को समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इसे इतना ही। अब हम कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट का टॉपिक। चलिए, अब हमने आज 14 अप्रैल के बारे में बात कर ली है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब कर लेते हैं हम अपने सब्जेक्ट क्वेश्चंस। हाँ, अब हम अपने सब्जेक्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने स्केल्स करवाए थे, सबको पता लग गए होंगे, स्केल्स के बारे में पता लग गया होगा। ठीक है, वो सारे स्किल्स आप लर्न कर लेना, आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। आज कर लेते हैं हम पल्मोनरी कंडीशन। इस पल्मोनरी कंडीशन में कम से कम आपके ना अगर 100 मार्क्स का पेपर आता है तो उसमें 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। पहले ना 200 का पेपर आता था तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन आ ही जाते थे। तो देख लेते हैं पल्मोनरी कंडीशन में। सबसे पहले पल्मोनरी कंडीशन में क्या होता है, लंग्स करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लंग्स, फेफड़े, जिनको हम क्या बोलते हैं, फेफड़े। हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स, वो 2 लंग्स होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है, इजी क्वेश्चन में आता है कि राइट लंग में कितने लोब्स होते हैं। तो वो राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। ये इजी क्वेश्चन है और सबको पता होता है। राइट जो लंग्स है उसमें 10 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 10 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट होते हैं। और लेफ्ट लंग में 8 ब्रोंको सेगमेंट्स होते हैं, 8 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। अब जो लेफ्ट लंग है, इसको जो ये राइट लंग में 3 लोब हैं, ये अपर, मिडल और लोअर, और लेफ्ट में 2 लोब हैं, अपर और लोअर, जिसको बोला जाता है ट्रू लोब ऑफ लंग। जो ये 2 लोब हैं इनको बोलते हैं ट्रू लोब ऑफ लंग। इसमें राइट लंग में लोबार ब्रोंकाई 5 होते हैं। लोबार जो ब्रोंकाई हैं कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, और टोटल 18 हो जाते हैं। ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट टोटल कितने हो जाते हैं, 18, 10 इसमें और 8 इसमें। अब कर लेते हैं लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। पहले ये क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, अब थोड़े से एग्ज़ाम में अब इनको पूछते नहीं हैं, पर फिर भी आपको ना लर्न होना चाहिए, क्योंकि लर्न करके जाएंगे तो एग्जामिनर का कोई पता नहीं होता कि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप सबसे पहले टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, वो होती है 6000 ml। अब देखिए, अब कोई भी एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी देता है, इनडायरेक्ट ही मिलते हैं आपको। तो टोटल लंग कैपेसिटी में क्या दे देगा कि 6 लीटर, तो ml को किस में चेंज कर दिया, लीटर में, तो यहाँ हो गया 6 लीटर। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml है तो 500, और अगर लीटर है तो 5 लीटर। 350 अब करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो है 3000 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम वो है 1500 ml। अब कर लेते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, ये थी हमारी वॉल्यूम और ये कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 3500 ml। फोर्स रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है 2500 ml एंड वॉल्यूम कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी 450 ml। ठीक है, ये आपके वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ होगी। आप इस तरीके से अपने नोट्स बना लेना बेशक से। ये मेरे नोट्स हैं, अब मत बोलना कि मैम मुझे नोट सेंड कर दो, वीडियोस देखो। ठीक है, जब सेंड करने का टाइम आएगा ना तो मैं सबको सेंड भी करूँगी। चेस्ट शेप एंड डायमेंशन, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, इस पे ये मत सोचना कि नहीं ये तो ऐसे ही है।
हर एम्स एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा चेस्ट शेप एंड डायमेंशन का। सबसे पहले हम कर लेते हैं बैरल चेस्ट। देखो, या तो एग्जामिनर क्या पूछेगा कि पेक्टस कैरिनेटम को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो आप बोलना बैरल चेस्ट बोलते हैं। या पेक्टस एक्सकैवेटम को क्या बोला जाता है, तो आप बता देना कि फनल चेस्ट बोलो। फनल चेस्ट को क्या बोलते हैं, पेक्टस एक्सकैवेटम। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया यहाँ पे इस तरीके से। अब देख लेते हैं कि बैरल चेस्ट में क्या होता है। पेक्टस कैरिनेटम, पेक्टस एक्सकैवेटम एंड बैरल चेस्ट। तो बैरल चेस्ट में जो अपर चेस्ट है वो अपीयर होती है लार्जर देन दैट ऑफ लोअर चेस्ट। जो ऊपर की जो चेस्ट होती है, ठीक है, वो चेस्ट क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। और जो नीचे की चेस्ट होती है वो मतलब उससे बड़ी हो जाती है अपर चेस्ट, ठीक है। इसमें स्टर्नम अपीयर प्रोमिनेंट, स्टर्नम जो होगा वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, मतलब दिखाई देने लग जाएगा, मतलब थोड़ा सा आगे हो जाएगा। एंड एपी डायमीटर ऑफ द चेस्ट इज ग्रेटर देन नॉर्मल। इसमें क्या होगा, जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है चेस्ट का वो ज़्यादा हो जाएगा एज नॉर्मल। और ये कौन कौन सी कंडीशन में हो जाता है ये चेस्ट बनती है, ये बनती है COPD, ऑब्स्ट्रक्टिव जो डिजीज़ हैं उनमें बैरल चेस्ट देखने को मिलेगा आपको, एंड एम्फाइसेमा। सेकंड कर लेते हैं पेक्टस एक्सकैवेटम। ये क्वेश्चन एम्स ऋषिकेश में आया था। – 2023 की ही बात है, ठीक है। पेक्टस एक्सकैवेटम को क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है फनल चेस्ट। इसको ना कोबलर चेस्ट भी बोलते हैं। दूसरा है कोबलर चेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी स्टर्नम है वो क्या हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है। देखिए, अगर किसी भी कैंडिडेट को ये चेस्ट शेप याद ना हो तो आप इनकी ना पिक्चर्स, इमेज निकाल लेना गूगल से सर्च करके, और फिर इसको समझना, ईजिली आपको लर्न हो जाएगा। मुझे भी ऐसे ही लर्न हुआ था। मैं अपनी ही बात बता रही हूँ आपको कि ऐसे रटने से अच्छा है कि आप उसकी एक बार इमेज देख लो और उस इमेज को ऐसे बना के रखो कि आपको हमेशा ही लर्न रहे। पेक्टस एक्सकैवेटम फनल चेस्ट कॉल्ड कोबलर चेस्ट। स्टर्नम इसमें डिप्रेस हो जाता है और लोअर जो रिब्स होती हैं वो फैल जाती हैं, फ्लेयर आउट, ठीक है। तो फ्लेयर आउट का मतलब है फैल जाना। स्टर्नम क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा और जो लोअर रिब्स हैं वो फैल जाएंगे। तो डिफॉर्मिटी आर डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदर। अब कर लेते हैं थर्ड शेप। थर्ड है पेक्टस कैरिनेटम। पेक्टस कैरिनेटम को हम बोलते हैं पिजन चेस्ट। क्या बोलते हैं, पिजन चेस्ट। इसमें स्टर्नम प्रोमिनेंट हो जाता है और प्रोट्रूड एंटीरियरली। देखो, स्टर्नम क्या हो जाता है, दिखने लग जाता है, थोड़ा सा बाहर की ओर निकल जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, और प्रोट्रूड हो जाता है एंटीरियरली, ठीक है, आगे की तरफ प्रोट्रूड हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये तीन शेप इस तरीके से याद रखनी है। अब नेक्स्ट कर देखिए, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। जो हमारी चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी होती हैं वो थोरेसिक स्पाइन और रिब केज से बनी होती हैं, ठीक है। फर्स्ट है, देखो यहाँ पे बैरल चेस्ट है, चेस्ट अपीयर लाइक बैरल, ठीक है। रेशियो होगा AP एंड T, एंटीरो पोस्टीरियर एंड ट्रांसफर। जो एंटीरो पोस्टीरियर वो 1:2, ट्रांसफर हो जाएगा 2। ये अडल्ट किडनी शेप्ड होगी, ठीक है। देखो, ये जो बनी हुई है आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो किडनी शेप में बनी हुई है। इन्फेंट बिलो एज ऑफ 2 years, ठीक है। अगर इन्फेंट में आपको देखने को मिले तो ये 2 साल से नीचे नीचे की एज में दिखाई दे। सर्कुलर एंड राउंड। देखिए, ये मैंने डायग्राम बना रखे हैं। जो AP डायमीटर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, इंक्रीज। अब जब AP डायमीटर इंक्रीज होगा तो ट्रांसवर्सली फ्लेयर आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, फ्लेयर। तो ये इसको बोलते हैं हम बैरल चेस्ट। कॉजेज क्रोनिक
हाइपर इन्फ्लेशन ड्यू टू सीवियर अस्थमा, COPD, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड एम्फेसिमा। सेकंड है पेक्टस एक्सकैविटम। एक्सकैविटम को बोलेंगे हम फनल चेस्ट। चेस्ट इज केव्ड इन और सुकन, ठीक है, इसका मीन्स है पानी में डूबा हुआ या धंसा हुआ, ठीक है। तो पेक्टस एक्सकैविटम में क्या था कि जो हमारा स्टर्नम है वो क्या है, वो डिप्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है? डिप्रेस हो जाता है। देखिए ये जो लंग्स है ये आगे का है पार्ट हमारा, ये है एंटीरियर और ये है पोस्टीरियर। तो जो आगे वाला जो स्टर्नम है वो क्या हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा, और जो लोअर रिब्स हैं ये क्या हो जाएंगी? फ्लेयर आउट हो जाएंगे। तो ये है एक्सकैविटम मीन्स फनल चेस्ट। तो फनल चेस्ट आपने देख लिया है, चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। टू मच ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डेट जॉइन रिब टू स्टर्नम कोज मार्फन सिंड्रोम। ये एग्ज़ाम में आया था मार्फन सिंड्रोम, ठीक है। मुझे ये याद नहीं है कि ये कब आया था, पर आया था मार्फन सिंड्रोम। इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। जो मार्फन सिंड्रोम होता है ये क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, ठीक है। नोनन सिंड्रोम एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। नोनन सिंड्रोम में क्या होता है? एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। रिकेट्स ये पता है, सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन। स्कोलियोसिस एबनॉर्मल कर्विंग ऑफ स्पाइन एंड काइफोसिस। ये कारण हो सकते हैं इस डिफॉर्मिटी के। क्या हो सकते हैं कारण? या तो किसी को स्कोलियोसिस हो, या कोई पेशेंट रिकेट्स का हो, कोई काइफोसिस हो, या फिर मार्फन सिंड्रोम हो, किसी को कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो। तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होगा तो उसको क्या हो जाएगा? किसी को मसल्स कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं लंग्स के अंदर, उनकी कोई डिजीज़ हो जाती है, तभी भी ये डिफॉर्मिटी फनल चेस्ट बन जाती है। पेशेंट डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो डायफ्रैग्मेटिक मीन्स डायफ्राम से जो एक्सरसाइज करते रहते हैं, ठीक है, पेशेंट डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदर्स हो जाते हैं। थर्ड है पेक्टस कैरिनेटम। चुप। पेक्टस कैरिनेटम, उसको बोलते हैं हम पिजन चेस्ट। क्या बोलते हैं? पिजन चेस्ट। तो कॉजेज रहेंगे इसके, स्टर्नम डिप्रेस हो जाएगा, और स्टर्नम डिप्रेस यहाँ देखो एंटीरियरली जब डिप्रेस होगा तो वो लोअर से क्या हो जाएगा? प्रोट्रूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामने निकल जाएगा, ठीक है। स्टर्नम प्रोमिनेंट एंड प्रोट्रूड, ठीक है। इसमें स्टर्नम क्या हो जाएगा? ऐसे एक एंगल सा बना लेगा, आप देख सकते हैं इसमें। कोजेज रहेंगे नैरो sternum to protrude, narrow depression along the side of chest giving it a bow out shaped। इस जो शेप है इसको हम क्या बोलेंगे? बो, ठीक है। शेप अपीयरेंस सिमिलर टू पिजन। कॉजेज रहेंगे हमारे ट्राइसोमी 18। ये क्वेश्चन आया था एम्स में 2023, ठीक है। ट्राइसोमी, कौन सी ट्राइसोमी से पेक्टस कैरिनेटम होता है, ठीक है। तो ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18 एंड ट्राइसोमी 21। मार्फन सिंड्रोम, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है। तो ये भी आपको लर्न करने हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अब कर लेते हैं फ्लेयल चेस्ट। फोर्थ है हमारी फ्लेयल चेस्ट। फ्लेयल चेस्ट है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ये जो चेस्ट बनती है ना जिस पेशेंट में, ये है लाइफ थ्रेटनिंग। रिब्स ब्रेक इनटू सेगमेंट्स में, इसमें जो रिब्स होती हैं वो टूट जाती हैं, किसमें? सेगमेंट में। डिटैच फ्रॉम द रिब केज, और एक जैसे कि रिब होती है वो दूसरी रिब से अटैच हो जाती है। रिब ब्रेक इनटू सेगमेंट डिटैच फ्रॉम द रिब केज। सॉरी, जो रिब्स होती हैं
वो टूट जाती है और रिब केज से अलग हो जाती है। कोज सीवियर चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सीवियर चेस्ट पेन होता है पेशेंट को और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। कोज है ट्रूमा। प्राइमरी ट्रीटमेंट इंक्लूड प्रोटेक्टिंग लंग्स एंड इंश्योरिंग पेशेंट ब्रीथ सफिशिएंसी। सबसे पहला प्राइमरी जो इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है कि लंग्स को प्रोटेक्ट करें और पेशेंट सफिशिएंटली ही मतलब अच्छे से सांस ले पाए। सबसे पहला ट्रीटमेंट यही होता है। अब कर लेते हैं थोरेसिक स्पाइन। थोरेसिक लंबर थोरैकोलंबर कंबाइन सी और एस शेप। ये काइफोसिस स्कोलियोसिस आ जाएगा आपका। लास्ट हम चेस्ट डिफॉर्मिटी करते हैं एलर चेस्ट। एलर चेस्ट होती है ड्रॉपिंग ऑफ बोथ शोल्डर। जो हमारे दोनों शोल्डर हैं ये ड्रॉप हो जाते हैं। विंगिंग ऑफ द बोथ स्कैपुला। ठीक है, कारण क्या होता है? पैरालिसिस ऑफ सिरेटस एंटीरियर मसल C5, 6, 7, 8। तो अगर ये भी आ जाए कि जब पैरालिसिस सिरेटस एंटीरियर मसल्स की अगर पैरालिसिस हो जाती है तो कौन सी डिफॉर्मिटी डेवलप होती है? तो वो होती है एलर चेस्ट। और इसमें जो दोनों शोल्डर हैं वो क्या हो जाते हैं? ड्रॉप हो जाते हैं। अब करते हैं हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है, इस पे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। तो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग में क्या होता है? जो प्रेशर होता है इंक्रीज हो जाता है रेक्टस एब्डोमिनलिस पे। सबसे पहले आप ये देखोगे कि डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग को हम कैसे कराएंगे। हम डायफ्रैग्मेटिक पेशेंट को अपराइट पोजीशन पे लेंगे, जिस पोजीशन का नाम है, देखो कई बार अभी तक तो आए नहीं है एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन, वैसे आने ही चाहिए। नर्सिंग में इमेज आ जाती हैं और फिर पूछते हैं कि इस इमेज को क्या बोलते हैं, ये इमेज किसकी। पर फिजियोज में अभी तक मेरे को देखने को मिला नहीं है अभी क्वेश्चन, पर आप फिर भी देखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कैसे भी बन के आ सकता है। तो ये अपराइट पोजीशन है। अपराइट पोजीशन करने से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है, अच्छे से सांस ले पाता है पेशेंट। इसको बोलते हैं सेमी फ्लोर ब्रीदिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेमी फ्लोर ब्रीदिंग। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं? लोअर जो केस होता है वहाँ पे दोनों हाथ प्लेस करते हैं। थेरेपिस्ट अपने दोनों हाथ प्लेस करता है, या पेशेंट अगर कर सकता है तो प्लेस करवा देते हैं और फिर पेशेंट को बोलते हैं कि इनहेल और एक्सहेल करें। तो ये होती है डायफ्रैग। अब डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, चलिए ये तो पता लग गया कि ये डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग है। अब ये पूछ सकते हैं कि डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग किस किस कंडीशंस में की जाती है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इस डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग में जो रेक्टस एब्डोमिनल मसल है, जो पेट की जो मसल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। और डिक्रीज़ क्या हो जाएगा? O2 कंजप्शन होगी, डिक्रीज वेंटिलेशन, फिर हो जाएगा गैस। जब डिक्रीज वेंटिलेशन होगी तो गैस एक्सचेंज एंड ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग को हम हर एक रेस्पिरेटरी कंडीशन में हम करवा सकते हैं, बट डू नॉट अलाउ हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, जो जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, उनको ये डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग नहीं करवाएंगे। डू नॉट अलाउ हाइपर वेंटिलेशन। देखो यहाँ पे डिक्रीज वेंटिलेशन है, पर जिसका यहाँ पे वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगा उसको ये एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है सेगमेंटल ब्रीदिंग। सेगमेंटल ब्रीदिंग नाम से ही पता लग रहा है, डायफ्रैग्मेटिक डायफ्राम, सेगमेंटल ब्रीदिंग सेगमेंट्स में। तो सेगमेंटल ब्रीदिंग में क्या है? हाइपो वेंटिलेशन अकर इन चेस्ट वॉल, फाइब्रोसिस, पेन, मसल ग्रेड आफ्टर सर्जरी। चलिए ये तो कुछ मतलब अलग है, ये कर लेते हैं। सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सपेंड लोकलाइज एरिया ऑफ द लंग्स। ठीक है, देखो मैंने बताया ना कि सेगमेंटल ब्रीदिंग सेगमेंट्स की एक लोकलाइज एरिया में लंग्स को एक्सपेंड करवाना। ठीक है,
ये अकर इन चेस्ट वॉल फाइब्रोसिस, पेन, मसल ग्रेड आफ्टर सर्जरी भी इस ब्रीदिंग की को यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई भी सर्जरी होती है लंग्स एरिया में, तो उसी एरिया पे थेरेपिस्ट अपने हैंड से उस सर्जरी पार्ट पे हाथ रख के हैंड को प्लेस करके फिर पेशेंट को सेगमेंटल ब्रीदिंग करवाता है। वही ये सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। एटिलेक्टेसिस में भी, निमोनिया में भी ये एक्सरसाइज करवाई जाती है। देखिए यहाँ पे हाथ रखा हुआ है, एक सेगमेंट लेटरल कोस्टल एक्सपेंशन कि लेटरल साइड की लेटरल जो चेस्ट होती है वहाँ पे दोनों हाथ प्लेस करवा के फिर ये एक्सरसाइज करवाते हैं। यूजेस स्टिफ, जिसकी रिब केज स्टिफ होती है उसको ये एक्सरसाइज ज़्यादा करवाते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में करवाते हैं, एम्फाइसा में करवाते हैं, और यहाँ पे मैंने अस्थमा लिखा हुआ है, ये गलत है, ठीक है। अस्थमा में ये एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं। अब करते हैं थर्ड एक्सरसाइज, पर्स लिप ब्रीदिंग। पर्स लिप ब्रीदिंग, लाइटली परस्यूइंग द लिप्स टुगेदर ड्यूरिंग कंट्रोल एक्सहेलेशन। इसमें क्या होता है, हम अपने जो लिप्स हैं उनको जैसे कि वो भ्रामरी प्राणायाम होता है उसकी तरह लिप्स को बनाते हैं। सबसे पहले पेशेंट को हम इस तरीके से बिठाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डाउन करते हैं, डाउन करने के बाद दोनों होठों से को भ्रामरी शेप में लाके, ठीक है। फिर पेशेंट क्या करता है, इनहेल करता है, ठीक है, अंदर की ओर एयर को लेके जाता है, ना कि एक्सेल। इस जो पर्स लिप ब्रीदिंग होती है, पर्स लिप जो ब्रीदिंग होती है वो अस्थमेटिक पेशेंट में करवाई जाती है, मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस में कराई जाती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जो अस्थमा होता है तो उसमें क्या हो जाता है, जो एक्सहेलेशन होती है वो एक्सहेलेशन ज़्यादा हो जाती है और इनहेलेशन कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि बाहर से वो O2 ले नहीं पाता, ठीक है। जो गैसेस होती हैं वो एक्सचेंज नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो एक्सहेलेशन एरिया है, एक्सेल है, एक्सपिरेशन है, वो इंक्रीज हो जाती है और इनहेल कम हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। मीन्स ब्रीथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, दमा जिसको बोलते हैं। तो उसको ये पर्स लिप ब्रीदिंग करवाई जाती है। एक पिलो रखते हैं, थोड़ा सा डाउनवर्ड करते हैं हेड को, और करने के बाद फिर इनहेल करते हैं। वो भी मुंह से इनहेल करना है, ना कि नोज से। दोनों लिप्स को बना के, जैसे कि पहले कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले लड़कियों को पाउट बनाने का शौक बना था। वो पाउट बनाते हैं और फिर मुंह से इनहेल करते हैं, ठीक है। तो ये पर्स लिप ब्रीदिंग है। ये एम्स 2023 में क्वेश्चन आया था दमा के पेशेंट पे कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है। वो होती है पर्स्ड, इसमें L आएगा, पर्स लिप ब्रीदिंग, ठीक है। देख लेना, स्पेलिंग ऊपर देख लेना, चेक कर लेना। फोर्थ ब्रीदिंग है ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग। ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग 90-50 यूज़ इन पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है। किसमें, पोलियो के इन्फेक्शन में यूज़ की थी। इंक्रीज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए ये एक्सरसाइज यूज़ की थी ब्रीदिंग। टेकिंग सेवरल गल्प्स ऑफ एयर। ग्लोसोफेरेंजियल में क्या होगा, एयर को गल्प्स में लेंगे, देखिए ऐसे करके, इस तरीके से 6 to 10 gulps in series to pull air into the lungs। ऐसे इस तरीके से आप करके भी देख सकते हैं। गल्प्स ऑफ एयर 6 to 10 गल्प्स इन सीरीज टू पुल एयर इनटू द लंग्स। तो ये है ग्लोसोफेरेंजियल ब्रीदिंग। अब कर लेते हैं कफिंग। थोड़ा मैं जल्दी करवाती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। कफिंग, एलिमिनेट रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड कीप द लंग्स क्लियर, रिफ्लेक्सिव, वॉलेंटरी। देखो, एक तो
मेरे को तो कफ हो ही रखी है, देखो मैंने कफिंग करके दिखा दी। तो कफिंग क्या है, मैं बोल रही थी और एकदम अपने आप अचानक से आ गई, ठीक है, मैंने अपने आप सोच के तो नहीं की। तो कफ क्या है, वॉलेंटरी है। क्या है, वॉलेंटरी। और कफ क्या है, कफ को हम एक रिफ्लेक्स भी, कफ एक रिफ्लेक्सिव है। एलिमिनेट रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो कफ है ये बाहर निकालती है हमारे रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को, कीप द लंग्स क्लियर। जैसे कि पेशेंट्स जब बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है, उनको कफ हो जाती है। और कफ क्यों होती है, कफ होती है लंग्स के अंदर जो पड़ा हुआ बलगम है, मीन्स स्पूटम है, उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। कफ मैकेनिज्म, इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है, ज़रूर आ जाता है, हर बार आता है ग्लोटिस पे, ठीक है। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। डीप इंस्पिरेशन आकर जब हम डीप इनहेल करते हैं तो ग्लोटिस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद। एंड वोकल कॉर्ड हमारी क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है। क्या हो जाती है, टाइट। फिर क्या होता है, जो हमारी अब्डोमिनल मसल है अब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और डायफ्राम एलिवेट हो जाता है। एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड डायफ्राम एलिवेट, डायफ्राम उठ जाता है। कारण क्या होता है, इंक्रीज इंट्राथोरेसिक एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। ये कब होता है, ठीक है, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट और डायफ्राम एलिवेट जब इंक्रीज हो जाता है इंट्राथोरेसिक और इंट्रा एब्डोमिनल, थोरेसिक और एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, तब एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और डायफ्राम एलिवेट हो जाता है। तब फिर ग्लोटिस एकदम ओपन हो जाता है और ओपन होते ही एक्सप्लोजिव एक्सप्रेशन ऑफ एयर अकर्स, ठीक है। ये आपका कफ मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं वोकल कॉर्ड के ऊपर बात करते हैं। छोटी सी नॉलेज की बात है, आप नॉलेज भी लेनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ये आपके क्लिनिकल पर्पस में भी काम आएंगे। देखो वोकल कॉर्ड पे बात करते हैं। वोकल कॉर्ड एक्चुअल में एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाते भी नहीं है कि कुछ हटके भी क्वेश्चंस आने चाहिए। वोकल कॉर्ड पता होगा सबको, वोकल और कॉर्ड। वोकल कॉर्ड से हम क्या करते हैं, हम वॉइस निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, वॉइस। जब वॉइस निकलती है तो स्पीच निकलती है। वॉइस और स्पीच वैसे दोनों ही अलग अलग हैं। वॉइस आवाज़ और स्पीच बोलना। कभी सुना है वोकल कॉर्ड पाल्सी किसी ने, वोकल कॉर्ड पाल्सी। जब वोकल कॉर्ड पाल्सी होती है तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ आपको देखने को मिलेगा ये टीचर्स में, लेक्चरर, सिंगिंग या फिर कोई एनी ट्रूमा, ठीक है। देखो जब हमारा जो वोकल कॉर्ड है, ठीक है, वोकल कॉर्ड ड्राई हो जाता है, ठीक है। जब ड्राई हो जाता है, कई बार ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि मैं वीडियोस बना रही हूँ, बनाते मैं अगर बीच में पानी नहीं पीऊँगी तो मेरा गला सूख जाता है। वो जो गला सूखना होता है उसी को क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड ड्राइनेस, ठीक है। ड्राई हो जाना, सूख जाना। सूखने के बाद क्या होगा, अगर आप कंटिन्यू, सूखने के बाद भी आप कंटिन्यू मैं वीडियोस बनाती जा रही हूँ या टीचर पढ़ाता जा रहा है, लेक्चरर पढ़ाने लग रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वोकल कॉर्ड की क्या हो जाएगी, एकदम पाल्सी हो जाएगी। या तो वोकल कॉर्ड पैरेस्थीसिया एस्थीसिया हो जाएगा, ठीक है, और या फिर पाल्सी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एकदम
जो भी पेशेंट है, जो भी इंसान है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते इतना पढ़ा दिया कि मेरा गला सूखने लगा, फिर भी मैं रुकी नहीं, पढ़ाती जा रही हूँ। पढ़ाते क्या हो जाएगा, एकदम मेरी जो वॉइस है, जो मेरी वोकल कॉर्ड है, वो सूखती चली जाएगी, और सूखने के बाद वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वीक। और वीक होने के बाद वो अपना वर्क छोड़ देगी, क्योंकि 2 वोकल कॉर्ड होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, उनमें से अगर एक वीक हो गई तो काम करना बंद हो जाएगा। और पेशेंट का सिम्टम्स पता क्या आएगा, शायद आपको नॉलेज में काम आए, ये सिम्टम्स आएगा, मुझे इंग्लिश में तो पता नहीं कि क्या बोलते हैं, पर हिंदी में लिख देती हूँ, फुसफुसाना। आप यकीन नहीं कर सकते, ये केस मेरे पास एक बार आया था। ठीक है, और तभी मेरे को मैंने इस केस को छोड़ा नहीं, और मैंने इस पे काम किया, और इतना अच्छा रिजल्ट आता है इस पे। और किसी की एकदम आवाज़ चले जाना,